हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नोड्स एंड नोडल प्लेन्स क्या होते हैं। तो देखिए नोड्स क्या होती हैं, हमारी वो पोजीशंस होती हैं जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन जो है बच्चों वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स को हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो पहले प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और कहीं पे भी उसमें डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन जो है वो जीरो हो जाए और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को जीरो हो जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नोड्स। ठीक है, फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है वो जीरो है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, नोड बोल देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स की नोड्स आती हैं, एक होती है हमारी रेडियल नोड, एक होती है हमारी एंगुलर नोड। तो वन बाय वन हम सभी को देखते हैं और फॉर्मूला को भी देखेंगे इनके, किस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड और एंगुलर नोड को फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो होती हैं गिवन ऑर्बिटल के अंदर हमेशा किसके इक्वल होती हैं, वो n-l-1 के इक्वल होंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है रेडियल नोड्स को निकालने का, किसी भी ऑर्बिटल में n-l-1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगुलर नोड्स क्या होती है, तो प्लेन जिसमें एंगुलर वेव फंक्शन पास करते हैं थ्रू जीरो, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन्स। ठीक है, तो जो हमारी रेडियल नोड्स हैं उन्हें हम स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं और जो हमारी एंगुलर नोड्स हैं उन्हें हम प्लेनर नोड्स भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये सभी हमने यहाँ पे सम अप कर दिए फॉर्मूलाज को। नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में कितनी हो जाएंगी, n-l-1, और नंबर ऑफ एंगुलर और प्लेनर नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगी, L के इक्वल। एजीमुथल जो क्वांटम नंबर होता है बच्चों उसके इक्वल हो जाएगी। उसके बाद टोटल नंबर नोड्स अगर हमें निकालनी है किसी भी ऑर्बिटल में, अगर हमें देखना हो उस ऑर्बिटल के अंदर कितनी नोड्स प्रेजेंट है, टोटल कितनी नोड्स हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n-1, हम सिंपली कर देंगे उसको। ठीक है, तो वहां पे आ जाएगी हमारी टोटल नंबर ऑफ नोड उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले ये पॉइंट देखिए, देयर आर L एंगुलर नोड्स इन एनी ऑर्बिटल। तो एंगुलर नोड्स क्या होती हैं बच्चों, L के इक्वल होती हैं, हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, के इक्वल। ऑलराइट, सो रेडियल और एंगुलर नोड्स हमें बतानी इन ऑर्बिटल्स के अंदर। ये क्वेश्चन है 4s के अंदर, 3dxy के अंदर, 4pz के अंदर और 4dx² - y² के अंदर। तो देखिए 4s के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 क्या हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s ऑर्बिटल है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें s, p, d एंड f सब शेल, तो जो हमारी l होता है वो किसके इक्वल होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। सिंपल है, यही होता है, पढ़ चुके हैं इसको हम बहुत बार। तो देखिए 4s है अभी यहाँ पे और रेडियल नोड हमें निकालनी है, तो रेडियल नोड किसकी इक्वल होगी, Rn लिख लें हम इसको सिंपल। तो रेडियल नोड क्या हो जाएगा, n-l-1। अब n क्या है यहाँ पे, 4 है, 4 रख दूं मैं। s क्या है यहाँ पे, L जो होती है वैल्यू s के लिए क्या है, वो 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूं, -1, 4 - 1 कितना, 3। सिंपल हो गया। तो रेडियल नोड्स कितनी आ गई यहाँ पे बच्चों, 3 आ गई। अगर हम बात करते हैं एंगुलर नोड्स की तो वो किसके इक्वल होती हैं, हमारी L के इक्वल। तो यहाँ पे L क्या है बच्चों, s के लिए 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, L एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है बच्चों, तो यहाँ पे L क्या 0 है, तो 4s में जो एंगुलर नोड्स है वो 0 हो जाएगी। तो सिंपली एंगुलर नोड क्या होती है, L के इक्वल, और यहाँ पे क्या s ऑर्बिटल, तो L क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 एंगुलर नोड्स होगी। उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट 4s के अंदर। अगर हम बात करते हैं सेकंड केस में, तो यहाँ पे रेडियल नोड क्या हो जाएगी बच्चों, d ऑर्बिटल है हमारे पास, n क्या हमारी 3 वैल्यू है, तो n माइनस और L क्या होता है d2 - 1, ये क्या है बच्चों, रेडियल नोड। फिर है एंगुलर नोड, तो यहाँ पे 3 - 2 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 3 दैट इज 0। रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड L के इक्वल होती है, L के D यहाँ पे, तो D2, तो एंगुलर नोड क्या आ गई बच्चों, 2 आ जाएंगी। नेक्स्ट खुद से करना आपको, फिर चेक कीजिएगा ठीक है गलत है। थर्ड पे अगर हम बात करते हैं 4pz, तो 4pz यहाँ पे जो रेडियल नोड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, n4 - L क्या हो जाएगा, p के लिए 1 होता है, तो 1 - 1। ठीक है, p के लिए क्या बच्चों 1 है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियल नोड है कितनी आ गई, वो 2 रेडियल नोड्स आ गई। अब हम बात करते हैं एंगुलर नोड्स की, तो L किसके इक्वल है, यहाँ पे P है, तो L इक्वल होगा 1 के, तो क्या आ गई 1 एंगुलर नोड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 एंगुलर नोड। इसी तरीके से 4dx² - y² में हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 4, तो फोर्थ में देखिए 4 - d के लिए क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और माइनस में क्या आ जाएगा 1, तो 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गई रेडियल नोड 1।
रेडियल नोड हो गई 1, एंगुलर नोड की अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा, देखिए किसके अंदर हमें चेक करना है 4dx² माइनस y²। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू क्या है बच्चों 2 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे एंगुलर नोड 2 हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम्स को। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की गई थी हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, लाइक He पॉजिटिव एंड Li2 पॉजिटिव, ये क्या है बच्चों हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो वहाँ पे हमने देखा जो एनर्जी वैल्यूज है वेरियस एनर्जी अलग अलग एनर्जी लेवल्स की ऑब्टेन की जो हमने सोल्यूशन से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, तो वो एग्री कर रही थी किसके साथ में, जो हमें ऑब्टेन हुई है एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा से, या फिर हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स है उनके स्पेक्ट्रा से जो हमें ऑब्टेन हुई थी एनर्जी वैल्यू, वो बिल्कुल एग्री कर रही थी जो हमने ऑब्टेन किए फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो है हाइड्रोजन एटम के हमने यहाँ पे शो किए हैं, और ये जो रिलेटिव एनर्जी है अलग अलग एनर्जी लेवल्स की उसको हम डिपिक्ट कर सकते हैं एक अरेंजमेंट से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये क्या बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन एटम के लिए। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है फिगर से कि जो एनर्जी है अलग अलग ऑर्बिटल्स की वो हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ डिपेंड किस पे कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है एनर्जी चेंज हो रही है, इस साइड इंक्रीजिंग एनर्जी है। अब यहाँ पे फर्स्ट शेल थी हमारी, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे एनर्जी ये लेवल है। जब हम सेकंड वाले पे जाते हैं, जब n की वैल्यू 2 हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे चेंज होता है n की वैल्यू चेंज होती है, तो एनर्जी लेवल यहाँ पे आ गया, थर्ड में यहाँ पे एनर्जी लेवल, फोर्थ में यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट अगर हम बात करती हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी शेल की, उस पर्टिकुलर जो हमारी प्रिंसिपल शेल है उसके अंदर जो सब शेल्स हैं उनकी, तो देखिए 2s 2p दोनों सब शेल्स की सेम एनर्जी है एक पर्टिकुलर शेल के लिए। इसी तरीके से 3s 3p 3d तीनों की क्या एनर्जी में डिफरेंस है, नहीं, बिल्कुल सेम है तीनों की एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से 4s 4p 4d 4f चारों की एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास एनर्जी है अलग अलग ऑर्बिटल्स की वो हाइड्रोजन एटम में किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है, दैट इज n। किसकी इंडिपेंडेंट है वो, वैल्यू की, एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है। ऑलराइट, हमारी सब सेल्स हैं गिवन प्रिंसिपल शेल के अंदर, उनके पास क्या होती है बच्चों, सेम एनर्जी होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, सभी जो हमारी सब शेल्स हैं गिवन प्रिंसिपल शेल के अंदर उनके पास सेम एनर्जी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2s 2p हमारे पास सब शेल्स हैं, इनके पास क्या है, सेम एनर्जीज है। सेकेंड शेल के अंदर जो हमारे पास सब शेल्स हैं 2s 2p हैं, इन दोनों के पास क्या होंगी, सेम एनर्जी होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सभी सब शेल्स की थर्ड शेल के अंदर n इज इक्वल टू 3 3s 3p 3d की, तो इनके पास क्या है, सेम एनर्जी है। देखिए यहाँ पे 3s 3p 3d तीनों की सेम एनर्जी है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे हमारे पास फोर्थ जो शेल है n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे जो सब शेल्स होंगी 4s 4p 4d 4f, इन सभी के पास क्या है बच्चों, सेम एनर्जी है। देखिए 4s 4p 4d 4f सभी के पास क्या है, सेम एनर्जी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम का, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में। नेक्स्ट है बच्चों सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बच्चों वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, तो वहाँ पे क्या किया गया, अप्रॉक्सीमेट मेथड्स वहाँ पे हमने लिए, ठीक है, जहाँ से हमें क्या मिली, एक्यूरेट सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के। तो विद द हेल्प ऑफ सच अप्रॉक्सीमेशंस जो एनर्जी है वेरियस ऑर्बिटल्स की उसको कैलकुलेट किया गया। अब जो एनर्जी लेवल डायग्राम है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का, वहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखिए जैसे कि देखिए शो किया गया फिगर के अंदर, ये क्या एनर्जी लेवल डायग्राम है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में। तो सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में बी मेड एज फ्लोज। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन जो एनर्जी लेवल डायग्राम से मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में उसको अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा कि जो सब शेल्स हैं पर्टिकुलर शेल के अंदर उनके पास इक्वल एनर्जीज नहीं है, जबकि हमने देखा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर वहां पे सेम थी, ठीक है। वहां पे 2s 2p की जो एनर्जी थी वो सेम थी, 3s 3p 3d की जो एनर्जी थी वो सेम थी, 4s 4p 4d 4f की जो एनर्जी थी बच्चों एक पर्टिकुलर शेल के लिए जो उसकी सब शेल्स है उनकी जो एनर्जी थी वो सेम थी। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो सब शेल्स हैं पर्टिकुलर शेल की उनके पास इक्वल एनर्जी नहीं है। देखिए 3s का एनर्जी लेवल यहाँ पे है,
3p का एनर्जी लेवल यहाँ पे है और 3d का एनर्जी लेवल देखिएगा आप कहाँ पे है, ठीक है। बट अगर हम देखते हैं इसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के केस में, उस फिगर को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें सेम दिखता है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या हो गई बच्चों, डिफर हो गई है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इन अ पर्टिकुलर शेल, एक पर्टिकुलर शेल के अंदर जो सब शेल होती हैं हमारी लोअर वैल्यू के लिए, जिनकी एल की वैल्यू लोअर होगी उनके पास लो एनर्जी होगी। मतलब एक पर्टिकुलर शेल के अंदर जो हमारे पास सब शेल होगी जिसकी लोअर वैल्यू है उसके पास लोअर एनर्जी होगी, कम वैल्यू होगी एल की। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास 2s है और 2p है, एक पर्टिकुलर शेल के अंदर ये हमारे पास सब शेल है, एक है क्या 2s और एक है 2p। अब यहाँ पे जिसके पास लोअर वैल्यू होगी एल की उसके पास लोअर एनर्जी होगी। अब एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है बच्चों, 0 होती है, p के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे कम किसके पास है, 2s के पास ऑब्वियसली 0 है, तो इसीलिए जो एनर्जी होगी कम किसकी होगी, वो 2s की होगी ना कि 2p की होगी। यही केस अप्लाई होगा 3s 3p 3d के अंदर। तो यहाँ पे जिसकी l की वैल्यू कम उसी की एनर्जी सबसे कम। अब 3s में s की वैल्यू 0, p की 1, d की 2, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी 3s की, देन 3p, देन 3d। इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारी फोर्थ शेल के अंदर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड शेल के अंदर जो हमारा 2s है यहाँ पे l 0 है, तो लोअर एनर्जी हो जाएगी किसके कंपेयर में, 2p के कंपेयर में, बिकॉज l क्या है 1 है। इसी तरीके से थर्ड शेल के अंदर जब हम बात करते हैं एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये वाला ऑर्डर रहेगा, 3d के सबसे ज्यादा, देन 3p एंड देन 3s। इसी तरीके से फोर्थ शेल के अंदर ये रहेगा 4f की सबसे ज्यादा, देन 4d 4p 4s। तो s ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू वो क्या होती है 0 होती है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पे f की कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसकी है 4f के केस में है, तो इसीलिए जो एनर्जी होगी सबसे ज्यादा वो किसकी हो जाएगी 4f की होगी, उसके बाद 4d की होगी, उसके बाद 4p एंड देन 4s। ऑलराइट, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n जो डिफरेंस आएगा एनर्जीज में s और p सब शेल में वो स्मॉल होता है, जबकि अगर हम देखते हैं p और d सब शेल्स में वो ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे सेम वैल्यू के लिए सेम क्या है हमारी वैल्यू है n की, ठीक है। n की सेम वैल्यू के लिए जो डिफरेंस आएगा एनर्जीज के अंदर वो s और p में इतना नहीं होता जितना p और d के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे 3s और 3p का डिफरेंस देखिए कितना है, 3s और 3p में डिफरेंस देखिए, उसके बाद 3p और 3d का डिफरेंस देखिए ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 4s में और 4p में, 4s और 4p के अंदर डिफरेंस देखिए और 4p एंड 4d के अंदर डिस्टेंस देखिए ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही बता रहा है कि सेम वैल्यू अगर n की है वहाँ पे तो जो डिफरेंस आएगा एनर्जीज के अंदर sp सब शेल्स में वो क्या होगा, कम होगा, जबकि p और d सब शेल के बीच में ज़्यादा होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जैसे जो वैल्यू n की वो बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो सब शेल्स होंगी लोअर शेल की उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी देन द हायर शेल। मतलब 3d अगर हमारे पास है, 3d के पास क्या है हायर एनर्जी है देन 4s। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी शेल होगी कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड शेल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है फोर्थ शेल है, यहाँ पे n3 है, यहाँ पे n4 है। क्या बोला है, सब शेल लोअर शेल की, लोअर शेल की क्या है हमारे पास ये सब शेल है, ठीक है। इसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी देन दी 4s। हायर शेल की है बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या है लोअर शेल है, ये क्या है हायर शेल है। तो लोअर शेल के पास क्या होगी बच्चों, हायर एनर्जी होगी देन दी हमारी हायर शेल के कंपेयर में, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको, ये वाला पॉइंट। इसके बाद इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल्स की वो उनका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ये रहेगा बच्चों 1s की बाद 2s 2p इन दोनों की क्या होगी इक्वल रहेगी, और 3s 3p 3d की इक्वल थी, 4s 4p 4d 4f की इक्वल थी, ठीक है। यहाँ पे इनकी तो क्या है बच्चों इक्वल रहेगी, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में ऐसा नहीं है, डिफर कर रही है। बट यहाँ पे अगर हम देखें 1 की क्या होगी कम होगी, सेकंड जो शेल है उसकी कंपेयर में क्या होगी ज्यादा होगी, थर्ड शेल के कंपेयर में ज्यादा होगी फोर्थ शेल की। बट यहाँ पे जो सब शेल्स आएंगी उनकी जो एनर्जी है बच्चों वो क्या रहेगी हमारे पास सेम रहेगी। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।